नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम इस एक तथ्य पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि ये भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के जितने सिपा सालार हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हों, चाहे अन्य मंचों पर हो या किसी डिस्कोर्स या परिचर्चा में पाए जाते हों, वो जो ये मोदी जी की जो है निष्क्रियता या अकर्मण्यता और विशेष करके जो स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है देश को, यानी वो देश विरोधी ताकतें जो मुख्यमंत्री के रूप में जो है सीधे सीधे हमारे संविधान का और हमारी आवाम का और जो है अपमान भी करती हैं, हिंसा भी फैलाती हैं और देश विरोधी हरकतों में सक्रिय वो दिखती भी हैं। तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई न करके ये उनको पूरा जो है संरक्षण देते हैं और पूरा जो है एक निकम्मा, कायर, निष्क्रिय या अराजक प्रधानमंत्री के रूप में इनकी जो है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की भूमिका वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसे कि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल वाली, जब से वो चुनाव जीती है तब से जो है उसके कार्यकर्ता जो है और वो चूंकि एक माफिया और गुंडों का वो पूरा बाहुल्य है उसकी पार्टी टीएमसी में, तो चुनाव जीतने के बाद ही पिछले साल उसके जो कार्यकर्ता जो कि गुंडे और माफिया हैं और मवाली टाइप के हिंसक हैं, उन्होंने उस हमारे भारतीय भाई बहनों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दोनों को जो है अपनी हिंसा का, अपने गुंडागर्दी का और अपने माफियागिरी का शिकार बनाया। यहाँ तक कि हमारी जो ऐसे भी शिकायतें आई थी कि हमारे जो माताएं और बहनें थी जहाँ से टीएमसी के गुंडों को पता चला कि ये इन्होंने उसके समर्थन में वोट नहीं किया था, उनके खिलाफ अमानुषिक, जिसको आप लोग रेप और बलात्कार कहते हैं, भारतीय जनता ताकत दल रेप और बलात्कार शब्द का उच्चारण करने में उसकी आत्मा जो है बिल्कुल वो मतलब कि वो गवाही नहीं करती है।
तो इसको समझ जाना चाहिए कि अमानुषिक व्यवहार के साथ हिंसा किया, और वैसा ही व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी खिलाफ किया। तो इस चरित्र को हमारे मोदी महोदय बिल्कुल जानते थे, और देश ने यह भी देखा होगा कि जब वो ममता बनर्जी चुनाव जीती तो सबसे पहले बधाई मोदी जी ने ही उसको दिया। तो ये चरित्र है ये मोदी जी का। कोई कहे कि भाई ये संवैधानिक शिष्टाचार है, बिल्कुल नहीं। हमारा और भारतीय जनता दल का अब जो है इन बीजेपी वालों से और मोदी जी से स्पष्ट कहना है कि आप, चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और चूंकि मोदी जी जो है वो हम जन प्रतिनिधि हैं, 135 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके नेता हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको जो है सिर्फ जनता को देखना है, संविधान को देखना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखना है कि वो चुन के आया है या नहीं। लोकतंत्र है और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जनता के लिए हैं, और जो जनता में और हमारे भारतीय भाई बहनों पर जो अत्याचार करे वो भी राजनीतिक दल के रूप में, और जो मुख्यमंत्री अत्याचार करवाए, हिंसा करवाए, तो ये इस तरह का तर्क ये लोकतंत्र है, चुन के आई है, ये सब बातें बेकार। ये तर्क भी बिल्कुल ये तर्क भी जो है वो अर्थहीन। इस देश के संविधान ने धारा 356 की व्यवस्था इन्हीं सब उद्देश्यों के लिए की है कि जब भी कोई प्रदेश जो है अराजक हो जाए, हिंसक हो जाए, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो है वो कार्य न करे, तो संविधान की धारा 356 जो है इसी के लिए वो बनाई गई है। लेकिन इसका प्रयोग न करके ये मोदी जी और वो ममता बनर्जी अकेले नहीं है, वो केरल का जो मुख्यमंत्री है वो विजयन, तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, ये सब के सब जो है इसी प्रकार जो वही प्रवृत्ति, मतलब कि गुंडागर्दी, माफियागिरी और भोली भाली जनता को सताना, इसकी तमाम शिकायतें जो है वो तमिलनाडु से भी मिलती हैं और केरल से भी मिलती हैं, और पश्चिम बंगाल से तो खैर मिलती ही हैं। तो इनके भी खिलाफ जो है बिल्कुल निष्क्रिय बन करके, और निष्क्रिय और अराजक निकम्मा बन करके ये प्रधानमंत्री महोदय जो है हमारे मोदी जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। और वो ये ताकतें देश के खिलाफ वो कितनी भी घिनौनी भारतद्रोही वो मतलब कि हरकतें करें, कारनामे करें और देश विरोधी जो है वो गतिविधियों में लिप्त हों, तो फिर भी ये मोदी जी उनको पालेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको पालेंगे, पोसेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने, मैं समझता हूं कि 1947 के बाद प्रधानमंत्री पद की गरिमा यानी इस कदर गिराई है, उसका इकबाल को नष्ट किया है कि पूरे देश में जो है अराजक स्थिति बनी हुई है। कोई भी देश के खिलाफ बोलने वाला, कोई भी नफरत फैलाने वाला, जो चाहे कोई तत्व हो, कोई तत्व हो, कोई तंजीम हो, बेलगाम जो है इस देश में वो फैला रहा है। यदि वो और लोग जो है सिर्फ सीए पर जो हिंसा हुई और जो कृषि कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन के नाम पर जो इतनी बड़ी हिंसा हुई
और देश विरोधी गतिविधियों को, कारनामों को देश ने देखा, तो मोदी जी की इनकी निकम्मापनी जो है स्पष्ट दिखाई दी। और कोई भी इस तरह से शासक जो कि जिसको कि इस देश की इज्जत की चिंता हो, शासन प्रशासन की चिंता हो और अवाम की चिंता हो, इस तरह से कायर, इस तरह से अराजक जो है वो अराजक बनकर के, वो भी प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उसका इकबाल नष्ट नहीं करता। और इनके प्रधानमंत्री काल में देश ने क्या नहीं झेला, यानी देश विरोधी ताकतों के द्वारा सीए पर हिंसा हुई, शाहीन बाग में जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताओं और बहनों के दिमाग में जहर भर करके उनका इस्तेमाल किया गया, जो है वो जो है लोगों की तकलीफ बढ़ाने का, सरकार को झुकाने का सब देखा गया। लेकिन उसमें फिर वही जो है मोदी जी की कायरता और बीजेपी वालों की, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता और इत्यादि, जो है उनका रवैया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के साथ भी, और जो है जो माताएं और बहनें उनके साथ भी जो रवैया रहा कि यदि किसी ने उनको अपने झूठ और अफवाह का शिकार बना भी दिया है, तो हर एक का फर्ज बनता है कि उनके पास जाकर के उनको समझा के, बुझा के, उनके हर संदेह को, हर शक शुबहा को दूर करके जो है, और वहाँ भी वो बैठ करके कोई आराम से नहीं थी, जो सब दिखाते हैं कि उनको 500 रुपये मिलते थे, बिरयानी मिलती थी, क्या उनको भी तकलीफ ही थी। मैं तो खुद जाकर देखा कि बिजली कटी हुई है, तो कौन सा आराम था उनको, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही थी जो है देश विरोधी ताकतों के द्वारा। और तो जब वो देश विरोधी ताकतों के द्वारा वो इस्तेमाल हो रही थी या उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए, तब भी ये बीजेपी वालों का जो है जो रवैया रहा है वो भी देश विरोधी टाइप का रहा है कि इनको उनकी दशा पर छोड़ देना और YouTube पर तमाम इस तरह से अनर्गल, अनाप शनाप, यहाँ तक कि अभद्र और अशिष्ट बातें लिखना वहाँ पर। और जो बीजेपी के जो नेता कह लीजिए या हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, वो माने यानी ये सब न करके वो करंट जो है वो लगवा रहे थे दूर से ही। तो ये देश ने देखा है। तो ये सारी जो है वो कारगुजारियां और मोदी जी के ही जो है यानी प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान यह देश पहली बार शर्मसार हुआ, और वो भी राष्ट्रीय दिवस के दिन आतंकवादियों ने उस हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारे फहराते हुए राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके आतंकी खालिस्तानी आतंकी झंडा लगाया। और उसके लिए जो है वो कौन सतवंत सिंह या पतवंत सिंह पन्नू जो है बराबर एक महीने पहले से इनाम की घोषणा भी कर रहा था कि जो लाल किले पर आतंकी झंडा, खालिस्तानी झंडा लगाएगा उसको $1,00,000 देगा। इस सारे की बात जो है इस मोदी जी ने पूरे देश को शर्मसार किया है। तो इन देश विरोधी जो कहते हैं कि राष्ट्रवादी, वो राष्ट्रवाद इनका बिल्कुल झूठा है और देश को छलने वाला है, नकली है, लोगों को धोखा देने वाला है। और मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद जो कि इस देश को शर्मसार करे, देश के दुश्मनों को पाले और जो है और उनको प्रश्रय दे, उनको बढ़ावा दे, संरक्षण दे। तो ऐसे देश, ऐसे राष्ट्रवाद, इस तरह के राष्ट्रवाद की आवश्यकता नहीं है देश को, और इस तरह के राष्ट्रवाद की भी आवश्यकता नहीं है, और इस तरह के जो राष्ट्रवाद चलाते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी के इस तरह के चरित्र को छिपाने के लिए जो बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं
जो 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 उसके जितने भी जो है हेंचमैन हैं, चाहे सामान्य परिचर्चा में या यूट्यूब पर जो जो उनकी सेना है, वह जो है तरह तरह के यानी कुतर्कों से वो उनके उनके इन गतिविधियों को ढकने का प्रयास करती है। उनमें एक है डी.के. दुबे महोदय। हालांकि इन लोगों का नाम लेना उचित नहीं है और न इनको मुंह लगाना भी उचित है, लेकिन जरूरत ऐसी है कि ऐसा करना पड़ रहा है। तो वो एक किसी वीडियो में वो तमाम वामपंथियों का वहाँ से इतिहास उठा रहे हैं कि सन 62 में इन समूह का व्यवहार क्या था। हमारे सेना को जब खून की आवश्यकता थी तो ये इन समूह ने अपनी फौज के लिए खून देने का विरोध किया था, चीन का समर्थन किया था। और खैर कुछ चीज़ें उनको मालूम भी नहीं है। तो ये वामपंथी तो शुरू से जो है भारत राष्ट्र को टुकड़ों टुकड़ों में देखना चाहते हैं। तो इनका प्रयास रहता है। चीन से पैसे मिलते हैं, चीन से फंडिंग मिलती है। तो खैर ये इतनी बात तो शायद उनको डी.के. दुबे को मालूम नहीं थे, लेकिन उस वामपंथियों के विषय में तमाम वो प्रलाप कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि इस प्रलाप डी.के. दुबे जैसे लोगों के द्वारा वामपंथियों के खिलाफ प्रलाप करने का क्या मतलब। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सा इस चीज को गौर से जरा समझें कि डी.के. दुबे जैसे लोग जो है वामपंथियों के और कभी कभी जीएनपीसी के विषय में प्रलाप करने का मतलब क्या है। अरे भाई, उन्हीं के इलाज के लिए ही तो हमारे देश के अवाम ने, हमारे देश की जनता ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अब हमारी आवाम के ही विश्वास को तोड़ करके यदि वो निकम्मा बन बैठे हैं या ऐसी ताकतों का वो पोषण कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो वामपंथियों की समस्या को क्या जनता वो निपटेगी। डी.के. दुबे जैसे लोगों के कहने का तो मतलब यही हुआ ना कि हमारे देश की जनता मोदी जी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाए। अब कोई समस्या है तो जनता ही कोई समस्या है तो वो जनता ही खुद जो है उसका वो समाधान भी करे। देखिए ना, डी.के. दुबे जैसे लोगों के कहने का जो मतलब निकलता है कि इस देश की जनता जो है मतलब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो वामपंथी जो इस देश के दुश्मन हैं, बहुत बड़े गद्दार भी हैं, जीएनपीसी भी बहुत बड़ी गद्दार है और भी तरह के लोग, तो उन्हीं के इलाज के लिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने इस मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अब कोई समस्या आती है तो मोदी जी उसका समाधान, मैंने वो जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है, वो जनता ही करे। तो जनता इनको प्रधानमंत्री भी बनाए और अपनी समस्या का वो समाधान भी करे। तो डी.के. दुबे जैसे लोग जो है इस तरह की घिनौना जो है तर्क देते हैं। तो डी.के. दुबे जैसे लोगों को जानना चाहिए कि समस्या का समाधान जो है वो इस तरह की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सिर्फ उस व्यक्ति को हो जिसको हमारे देश की आवाम ने वो जिम्मेदारी दी है, मतलब मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाया है। अब वो वहां जाकर के उन्हीं देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई न करके यदि उसको पाल रहा है, उसको पोस रहा है, उसके गतिविधियों के लिए जो वो संरक्षण दे रहा है, तो उसकी निकम्मापनी को छुपाने के लिए इस तरह का जो तर्क गढ़ते हैं,
डी के दुबे जैसे लोग कि जो तर्क करते हैं, क्या 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 कहते हैं कि जैसे ये ममता बनर्जी के विषय में, लोकतंत्र भी कोई चीज होती है, संविधान भी कोई चीज होती है। अब हम नहीं कहते हैं कि डी के दुबे बहुत बेवकूफ है। डी के दुबे जैसे लोग बहुत शातिर किस्म के हैं। संविधान और संविधान के प्रावधान और इसीलिए बने हैं कि इसी लोकतंत्र के आधार पर चुनी हुई सरकार को ही, यदि वो संविधान के मुताबिक, संविधान के प्रावधान के अनुसार काम नहीं करती है, तुरंत जो है उसको बर्खास्त करने का प्रावधान है उसमें। तो इतनी बड़ी गद्दारी जो है देश के खिलाफ, जो जनता भोग रही है, देश भोग रहा है, लेकिन मोदी की निकम्मापनी और उनका जो अराजक व्यवहार है और देश के खिलाफ गद्दारी भी है, जो देश की रक्षा न कर सके इन देश विरोधी ताकतों से, हमारे अवाम की रक्षा न कर सके इन अवाम विरोधी ताकतों से, तो वह अवाम विरोधी भी है और देश का गद्दार भी है। यह समझने की आवश्यकता है। तो इतने खतरनाक किस्म के ये तर्क गढ़ते हैं बीजेपी के शिवा सालार, जो है डी के दुबे जैसे लोग। इसी प्रकार का हर्षवर्धन त्रिपाठी है, मनीष कुमार है, मनीष ठाकुर है, मनीष शुक्ला है, तो उनके और दूसरा इनका तर्क है फिर हिंदू मुस्लिम के गड्ढे में। इन्हीं दो तर्कों के द्वारा मोदी जी के निकम्मपनी का, उनके अराजक जो है वो मैंने इस तरह का कारनामों का और देश विरोधी हरकतों का, देश विरोधी इस मामले में जो देश विरोधी ताकतों की रक्षा करे वो देश विरोधी है। सीए, देखिए सीए का जो घटना हुई वो बहुत कुछ कहती है। सीए किसने भड़काया, किसने करवाया, यह बहस का विषय नहीं, बिल्कुल अवतर का भी विषय नहीं है। स्पष्ट रूप से इसको भड़काने वाली जो है वो गद्दार सोनिया गांधी थी, करवाने वाला उसी का अवतार जो है वो केजरीवाल था। इन दोनों को बजाय ये मोदी जी ने, और अपने कर्तव्य की अपने फर्ज की इतश्री कर दी सिर्फ दो को, जो है वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को लटका करके। तो यही तो गद्दारी है हर मामले में। अरे इतनी बड़ी जो है वो किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई, देश शर्मसार हुआ, तब भी मोदी महोदय इन देश विरोधी इस जेएनपीसी वालों को, इन वामपंथियों को और दूसरों को ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। इसको हमारे भारतीय भाई बहन जरा सा गौर से समझे कि किस तरह का प्रधानमंत्री है ये। वो ताकतें देश को जला रही हैं, देश को शर्मसार कर रही हैं। ये मोदी जो है लोकसभा में कहता है कि जब तक मोदी है तब तक मजे जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। कहने का मतलब कि जब तक मोदी हैं तब तक आप देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए और आपको गद्दारी करने की पूरी सहूलियत मोदी जी जेएनपीसी वालों को, वामपंथियों को देते रहेंगे। ये कह रहा तो ऐसा अराजक आदमी जो है कि कारगुजारियों को जो है ये डी के दुबे जैसे लोग और जो है मनीष कुमार, मनीष ठाकुर, मनीष शुक्ला, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग जो है लोग जो है, और खासकर एक और जुट गया है वो ये प्रदीप सिंह, सब वो ढकते रहते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो उस पर ज्यादा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि यह है कि 1991 में जब यूक्रेन रूस से अलग हुआ
तो आपस में ये अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक भाई अलग हो पड़ोसी की तरह रहो। लेकिन जो नाटो है, और उसमें नाटो देखिए, नाटो के जवाब में एक वार्सा पैक्ट था, वार्सा संधि। तो वार्सा संधि के अनुसार मतलब जितने रूस के समर्थक देश थे, वो उनका भी एक जो है सैनिक जो है एक ग्रुप था, संगठन था, उसका नाम था वार्सा पैक्ट। और उधर था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो है वो अमेरिका परस्त जो है वो जो देशों का एक सैन्य संगठन था। तो जब ये सोवियत संघ टूट गया तो वार्सा पैक्ट भी टूट गया। अब ये मैंने कि जो है क्या कहते हैं कि एक धूर्ततावश जो है नाटो का जो है वो विस्तार करने की बदनीयत से ये वो यूक्रेन को भी वो खींचने लगे। और कौन ऐसा देश जो है, और खास करके रूस जो है, इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि वे माने नाटो के यानी रूस विरोधी नाटो की सेनाओं का और हथियारों का जो जमावड़ा जो है उसकी सीमा के पास, जो उसका पश्चिमी सीमा है, वो वहां पर आ जाए। तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था रूस के लिए। तो यूक्रेन को कह रहा था कि भाई आप नाटो में मत जाइए। वो मुंह से कह रहा था, यूक्रेन कह भाई मुंह से मत कहिए, आप लिख के दीजिए। तो लिख कर देने को तैयार नहीं था, इसी बात को उसको आशंका थी। और ये रूस ने उसको 14 साल तक वो समझाया। तो अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए जो है कोई भी जो है पुतिन जैसा जो भी नेता होगा वो वही कार्रवाई करेगा जो कि इसमें वो कर रहे हैं। नेहरू जैसा गद्दार नहीं है कि अपनी ही जमीन को दुश्मन को वो जो है दुश्मन को दे देने वाला। तो जब गद्दार नेहरू की बात आई है तो कुछ और भी सुन लीजिए। जब ये गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन चीन को उनको लद्दाख का हिस्सा या अपने देश का हिस्सा जो है अक्साई चीन के रूप में 42,000 वर्ग मील दे दिया, तो उसने बेहयाई भरा एक वक्तव्य दिया लोकसभा में कि अक्साई चीन चला गया चीन के पास तो कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं है। वहां तो एक घास भी नहीं उगती। हालांकि इतने कायराना और इतनी धूर्तता भरा जो वक्तव्य दिया उसके विरोध में पूरी संसद और पूरा देश के लोग, लगता है कि सब में जो है वो काटा तो खून नहीं, पूरी इतनी असभ्यता कि कोई इसकी इतनी दुष्टता भरा, इतनी धूर्तता भरा जो जवाब था, उसका वक्तव्य था जिसका जवाब जो है माकूल जवाब दिया जाना चाहिए था, किसी ने दिया नहीं। सिर्फ एक जो है महावीर त्यागी सांसद थे मेरठ के, तो उन्होंने बस कहा कि उन्होंने अपने सर से टोपी उतारी, और क्योंकि वो माने सर पर बाल नहीं थे, वो गंजे सिर के थे, तो उन्होंने कहा कि मोदी महोदय मेरे सर पर भी बाल नहीं है, तो क्या मेरे सर को भी आप दे देंगे चीन को। लेकिन भारतीय जनता दल मानता और मैं मानता हूं कि इस तरह के महावीर त्यागी वाला जो है माने वो कायराना जवाब जो है बिल्कुल नहीं बनता था। जवाब ये बनता था कि नेहरू भी गंजा था, तो ये कहना था कि वो गद्दार नेहरू तुम्हारे सर पर भी बाल नहीं है, तो क्या तुम्हारे भी गर्दन को काट करके चीन को दे दिया जाए? पहले तू ये बता। इस तरह का जवाब, इस तरह का जो है जिस तरह की दुष्टता वो कर रहा था, तो उसकी दुष्टता के जवाब में इसी तरह का जो है वो वक्तव्य की आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने दिया नहीं। तो खैर, तो जिसको वो कह रहा था वो गद्दार नेहरू जो है सन 62 की लड़ाई में जो उसने दे दिया था और वक्तव्य दिया इसमें लोकसभा में कि वहां पर एक घास भी नहीं उगती है, वहां पर जो है लिथियम का भंडार मिला है। लिथियम इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा वो साधन है, क्योंकि लिथियम जो है जो मोबाइल की बैटरी में काम आता है। तो बहुत बड़ा
एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कमाने का भंडार मिला है उसी अक्साई चीन में, और उसी को ये गद्दार नेहरू थमा दिया अपने दुश्मन चीन को, और वक्तव्य देने लगा अपने इस गद्दारी के कारनामों को ढकने का। उसने जो तर्क गढ़ा कि वो अक्साई चीन चला गया तो कोई बात नहीं है, वहां तो एक घास भी वहां पर एक घास भी नहीं उगती। तो नेहरू जैसा गद्दार जो है वो यानी गद्दार जो है वो अन्य देशों में, चाहे रूस में, चाहे पुतिन, वो हो नहीं सकते। अपने देश की रक्षा, अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा वो करेंगे। तो अब इस संबंध में जो ये रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया में, जो खबरें आ रही हैं, हमारा देश का मीडिया जो है पश्चिमी मीडिया से मिलकर के पश्चिमी मीडिया द्वारा रचित यानी झूठी खबरों को दिखा रहा है। और रूस जो कि हमारा एक यानी जरूरत का साथी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, यानी वक्त का यानी वक्त के समय बिल्कुल परखा हुआ भरोसेमंद हमारा मित्र रूस। और रूस को जाहिर है कि जो पश्चिमी मीडिया जो है उसको एक विलेन के रूप में, एक जो है खलनायक के रूप में वो पेश कर रहा है। वही चीज उठा करके ये हमारे देश का मीडिया पश्चिमी मीडिया से मिल करके दिखा रहा है, उनको विलेन के रूप में दिखा रहा है। कई जो है वो सेना के अधिकारी, सेवानिवृत्त वाले, वो बार बार लताड़े इन चैनलों को, आज तक को लताड़े, जिन न्यूज वाले को लताड़े, और भी चैनलों की इस तरह से वो लताड़े कि भाई कि ये तुम क्या कर रहे हो, झूठी बातें जो है वो जो है पश्चिमी मीडिया के द्वारा वो रचित और परोसा गया झूठ जो है वो रूस के खिलाफ जो कर रहा और उसी के पक्ष में दिखा रहे हो। तो कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन सब ये मीडिया जो है, जो कि अपने को कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये दम भर करके बिल्कुल देश विरोधी, भारत विरोधी वो गतिविधि में लिप्त रहता है। और उसको ये बात है कि इसी देश में रह करके, इसी देश का खा करके, इसी देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके देश के खिलाफ गद्दारी करने में कोई हर्ज नहीं है, न कोई हर्ज है, न कोई रोक टोक है, और न कोई इस तरह की जो है वो घृणा भी होती है। तमाम वामपंथी करते रहते हैं, जेएनपीसी वाले करते रहते हैं, तो मीडिया भी करे तो कहीं उसका वो नुकसान नहीं होगा। कहाँ से वो नुकसान होगा? मोदी जी हैं वो पालने वाले, और सब कुछ वो मिलता ही है। तो हमारे देश में एक तरह से जो है जो माहौल जो तैयार हुआ, खास करके 2014 के बाद जो है देश के खिलाफ गद्दारी करने का एक जो है वो प्रोत्साहन है। तो पश्चिमी मीडिया का झूठी रचित और पश्चिम के ही पक्ष में, यूक्रेन के ही पक्ष में तमाम बातें ये सब दिखा रहे हैं। और हमारे जो भरोसे का साथी है, वक्त का साथी है, रूस को जो है वो खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं। और पश्चिम वाले, खास करके अमेरिका और ब्रिटेन, दबाव डाल रहे हैं भारत के ऊपर कि भाई आप जो है यूक्रेन का समर्थन करिए, क्योंकि यूक्रेन एक लोकतंत्री देश है और रूस जो है एक तानाशाह वाला देश है। इस अमेरिका और ब्रिटेन को आईना दिखाने की जरूरत है, और हमारे देश के लोग भी समझ जाएं, वो भी इस भारत विरोधी ब्रिटेन और अमेरिका को आईना दिखाने के लिए तैयार हो जाएं, हमारे देश के लोग भी। और जरा याद करें 1971 का युद्ध जो पाकिस्तान के साथ भारत का था, और
पाकिस्तान की सेना जो है भारत के आगे बहुत बुरी तरह परास्त हो गई थी। उसके 95,000 सैनिक जो है आत्मसमर्पण कर चुके थे। इतनी ह्यूमिलिएटिंग और इतना मतलब क्या कहा कि वो बदनामी भरा, ये वो हार वो झेल रहा था पाकिस्तान भारत के सामने। उस भारत को धमकाने के लिए, दबाने के लिए ये अमेरिका अपना 7वां बेड़ा, 75,000 टन का 7वां बेड़ा, जिस पर कि 70 जो है वो लड़ाकू विमान एंड फाइटर थे, उसने बंगाल की खाड़ी में भेज दिया कि वो चितगांव या चटगांव से जो है वो भारत के खिलाफ या भारत को दबाव में लेंगे। और ये ब्रिटेन भी अपना बेड़ा जो है वो अरब सागर में भेज दिया, यानी भारत को दोनों ओर से जो है वो दबाव में लेने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में। अब यही आईना इन दोनों भारत विरोधी देशों जो कि इसमें तर्क दे रहे हैं कि भाई भारत को यूक्रेन जो कि लोकतंत्री देश है उसका समर्थन करना चाहिए, चूंकि रूस जो है एक तानाशाह देश है, जो जहां के लोकतंत्र नहीं है। तो उस समय 71 में ये दोनों ब्रिटेन और अमेरिका तानाशाह पाकिस्तान के समर्थन में ये बेड़ा भेजे थे उस भारत के खिलाफ जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तब उनका ये सिद्धांत जो आज उनका सिद्धांत वक्तव्य जो और उपदेश कहाँ गया था कि एक तानाशाह के समर्थन में और एक जो है लोकतंत्री देश भारत के खिलाफ इन दोनों ने अपना बेड़ा भेजा था भारत को धमकाने के लिए। तो ये जो है वो छटे हुए दोगले देश हैं, जो है दोगले देश हैं ये अमेरिका और ब्रिटेन जमाने के भारत विरोधी हैं। इस चीज को कोई भी मीडिया वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ गद्दारी करने का जो है वो प्रोत्साहन मिल रहा है इस रिजिम में, जो है मोदी जी के माने कार्यकाल में। ये देख लीजिए कि रूस की वफादारी भारत के खिलाफ, और यही नहीं, कश्मीर के मुद्दे पर कई बार जो है ये रूस ने भारत बचाया है वीटो पावर का उपयोग करके। यदि अमेरिका की चलती और रूस न बचा होता कश्मीर के मुद्दे पर कई बार जो है वीटो पावर का प्रयोग करके, तो ये पश्चिमी देश खास करके अमेरिका ब्रिटेन जो है भारत को भी यूक्रेन जैसा जो है वो बना दिए होते। और सब इतने दुष्ट हैं कि इनका जो अमेरिका का जो है वो एक जो है उनका एक पेट हथियार है, मानवाधिकार हनन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसकी धौंस दिखा करके किसी को भी जो है ये अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका पर जो है मानवाधिकार हनन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्या है मुद्दा लेकर के उसको गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि वही प्रकरण आया था कि भारत न चाहते हुए भी इन जो है वामपंथियों के द्वारा रचित जो वामपंथी थे वो तमिलनाडु के सभी डीएमके, एआईडीएमके सबको, एमडीएमके, पीएमके को इकट्ठा करके डीएमके पर दबाव डाला कि भाई जो है ये सोनिया मनमोहन की सरकार, यूपीए की सरकार उस जो है अमेरिका द्वारा लाए गए मानवाधिकार हनन प्रस्ताव जो श्रीलंका के खिलाफ था उसका समर्थन करे। भारत न चाहते हुए भी सरकार बचाने के लिए उसको करना पड़ा, और दुश्मन चीन के लिए ये मौका मिला है। श्रीलंका इतना भरोसे का हमारा, याद करिए श्रीलंका हमारा भरोसे का पड़ोसी, उसके भरोसे को तोड़वाने में
इस देश के गद्दार यानी वामपंथियों ने भूमिका निभाई थी चीन के इशारे पर। तभी से चीन की उपस्थिति हो गई है वो हिंद महासागर में श्रीलंका के आसपास। तो इन बातों को ये देश के गद्दार चैनल कभी भी नहीं दिखाते। तो श्रीलंका जैसी स्थिति जो है आ सकती थी, लेकिन भारत सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी से बिल्कुल निष्पक्ष यानी न्यूट्रल दोनों के लिए जो है वो उसने स्टैंड लिया। कई बार जब वोटिंग हुई इसमें सुरक्षा परिषद में या जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसमें भी उसने अब्सटेन किया, यानी वो बाहर निकल गए, उसमें भाग लिया ही नहीं भारत ने। तो इस चीज को इस देश का मीडिया जो कि अपने को देशभक्त कहता है, जहां देशभक्ति की बात आती है ये हमेशा भारत के खिलाफ ही सब रहते हैं। और यूक्रेन किस मुंह से भारत का समर्थन उच्चार रहा है? यूक्रेन ने हमेशा भारत का विरोध किया है, हर मौके पर विरोध किया है। 1998 में जब पोखरण का परमाणु विस्फोट किया था, परीक्षण किया था भारत ने, सबसे पहले विरोध इसी ने किया था, यूक्रेन ने भारत का। कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ इसने वोटिंग की है, भारत के खिलाफ इसका हमेशा स्टैंड रहा है। आज वो किस मुंह से भारत यानी जो भारत से समर्थन की बात करता है या उसकी उम्मीद करता है? ये जो है हमारे मीडिया के लोग जो कि हमेशा देश के साथ गद्दारी ही करते हैं, उनके लिए आईना है। तो लेकिन हमारे देश के जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम इसको ठीक से समझे कि, और मोदी जी को भी ठीक समझे कि मोदी जी ऐसे मीडिया को पाल रहे हैं। मतलब कि इस देश की जनता ने उनको सिर्फ प्रधानमंत्री बनाया है, सिर्फ जो है प्रधानमंत्री का सुख भोगने के लिए, विदेशी यात्रा करने के लिए और एक उपदेश देने के लिए कि सबका साथ सबका विश्वास। इससे अधिक वो कुछ वो कर नहीं सकते। और न उन्होंने किया है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि बहुत विकास किया, भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि मोदी जी से 100 गुना अधिक विकास करने वाले या विकास की योजना बनाने वाले इस भारत में मौजूद हैं। वो योजना भी बना देंगे अच्छी सी और उसको लागू भी कर देंगे। तो ये बीजेपी वाले और मोदी जी इस मुगालते में न रहे। भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि माहौल तो ऐसा हो, तमाम प्रतिभाएं तो हैं हमारे देश में, तो ये यदि ऐसा माहौल है तो वो प्रतिभाएं खुद जो है ये जो काम है वो प्रतिभाएं कर देंगी। लेकिन विकास का एक हवा दिखा करके मोदी जी की देश विरोधी गतिविधियों को छिपाने का जो षड्यंत्र है, इसको देखने की आवश्यकता है। चाहे जो है मतलब कि वो विकास दिखाएंगे, रेलवे स्टेशनों का जो आधुनिकीकरण दिखाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको दिखाएंगे, और इस सब की जो है तमाम दिखाएंगे कि भाई ये देखिए ये एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, हाईवे का जाल बिछ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, भारत माला है, सागर माला इत्यादि तमाम है। ये सब दिखा करके जो है मोदी जी की जो है हमारे देश विरोधी ताकतों को प्रश्रय देना, देश के साथ गद्दारी करना, और उससे भी अधिक जो है इन्होंने छोड़ रखा है हमारे देश में जो सामाजिक समरसता है उसको विध्वंस करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए जो ये जो ताकतें हैं देश विरोधी, देश के गद्दार जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो जो है बिल्कुल निर्बाध रूप से या उसको दूसरे शब्दों में माने छुट्टे साण की तरह जो है वो नफरत जो है वो फैला रहा है। हालांकि उसका सामना, हालांकि उसे उस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का सामना जो है
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो धर्मगुरु हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो जो है अपने पांथिक तर्कों के आधार पर, अब जैसे वो तो दुष्ट है, नफरत फैलाना है, ये मतलब यही उसका मकसद है। गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का यही मकसद है। देखिए हमारे इस्लाम आस्था, देखिए इस्लाम आस्था या कोई भी आस्था हो, भारतीय जनता दल बराबर मानता है कि भाई ये सब महान विचार हैं। कुरीतियां दो हो सकती हैं और उन कुरीतियों को जो है दूर, उन कुरीतियों को दूर किया भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और पंथ के साथ जो है कुछ न कुछ जो है वो कुरीतियां यानी क्या कहते हैं, बैड कस्टम या कस्टमरी या रिचुअल्स होते हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और दूर की भी जा सकती हैं। लेकिन इन बातों पर तवज्जो न देते हुए हमारे जितने भी पंथ हैं, हिंदू सनातन तो खैर बहुत ही पुराना है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है और भी पंथ है, ये सभी महान हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों के कुछ अपशब्द बोलने से उसकी महानता पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। इस चीज को हमारे सभी भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन अच्छी तरह से समझ लें। उसका मकसद क्या है, इसके द्वारा जो है वो नफरत फैले, हमारा भारतीय समाज कमजोर हो, ये उसका घिनौना मकसद है। तो ऐसे लोगों का सामना जो है, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो धर्मगुरु हैं, जो मौलवी और इसके यमुल्ला कह लीजिए उनके रूप में, वो अपने पांथिक तर्कों के द्वारा सामना करते हैं। ये बहुत ही गलत है। लोगों का कर्तव्य कि बिल्कुल राष्ट्रीय जो तर्क बनते हैं, अपने मुल्क के संबंधित, अपने मुल्क से मुतल्लिक जो तर्क बनते हैं, उससे सामना करिए, उससे इसको जो है बेनकाब करिए। पांथिक तर्कों से बचिए। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यही नहीं, नीरज अत्री, कौन हमेशा जो है हमारे अन्य थोड़ी सी बात कहेंगे और फिर वो जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ अनाप शनाप, अनर्गल, आधारहीन बातें कर करके जो है पूरे माहौल को जो है वो बिगाड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को ये मोदी महोदय के सेवा सालारों ने इस समाज में नफरत फैलाने के लिए, और इस विषय जो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, इसके विषय में तो भारतीय जनता दल ने शायद कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताया हुआ है कि यदि इसकी ठीक से जांच कराई जाए कि इसको पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से फंड इसको आता है और कैसे तमाम फ्लाइट से यहाँ से वहाँ वो घूमता रहता है, तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाएगी और बेनकाब हो जाएगा। इसको फंडिंग निश्चित रूप से जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के द्वारा और इन कम्युनिस्टों के द्वारा और चीन के द्वारा अवश्य इसको वो फंडिंग मिलती होगी हमारे देश को कमजोर करने के लिए। लेकिन मोदी जी यानी ये थोड़ी करेंगे। मोदी जी के इस सालारों के द्वारा तो ये जो है वो छोड़ा गया है। 2014 के पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों का आता पता नहीं था। जब से इनको ये खाद पानी देने वाले जो ये बीजेपी वाले मोदी जी है, तो तब से ये सामने आ गया, ये बरसाती मेढक की तरह जो है। और फिर इन्हीं को देख करके और भी जो है देश विरोधी ताकतें जो हैं, भारत विरोधी ताकतें जो है, दूसरे जो है वो पांथिक तबकों से, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी आ गए। वो शफीकुर रहमान वर्क आया, टीएस हसन आया और जो है वो तौकीर रजा आया और असदुद्दीन ओवैसी तो जो था ही था। वो ये कहावत है ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ वो सुभान अल्लाह।
असदुद्दीन ओवैसी तो जो जो वो हिंदू राष्ट्र बोल करके अपनी जो राजनीति जो चमकाता है वो तो अपने स्थान पर। उसके जो छोटे मियाँ हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी आ गए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना को हटाइए, देखिए मैं क्या मारकाट और हिंसा दंगा मैं फैलाता हूं। तो ये सारी ताकतें जो है मोदी जी के शासन में पल रही हैं। एक का भी इलाज जो है इलाज करने की दिशा में रत्ती भर काम नहीं किया गया है। तो ये क्या रक्षा करेंगे हमारी आपकी? तो देश के दुश्मनों को पालने वाला देश का दुश्मन होता है। इसे जेएनपीसी को पाल रहे हैं। जेएनपीसी जो है वो कितना खतरनाक है वो इस देश के लिए। देश ने देखा ही है। हर वक्त जो है कोई तो कह रहा था कि जो है राहुल गांधी मैंने सुबह उठते ही भारत के खिलाफ कोई न कोई वक्तव्य देना, चीन के पक्ष में कोई वक्तव्य देना। देखिए कोई दूसरा देश होता तो किसी के भी सिर्फ एक इंस्टांस या कोई एक मिसाल मिल जाती देश के खिलाफ गद्दारी करने का, वह देश उसको देश के बाहर उसको धक्के मार करके निकाल देता। यहां लोग गद्दारी पे गद्दारी जो है वो करते जा रहे हैं। न तो आवाम उनको जो है वो सजा दे रही है, न तो यहाँ की संस्थाएं उसको सजा दे रही हैं। और जो मोदी जी जैसी सरकार भी उसको सजा नहीं दे रही है, तो उसके हौसले बढ़ रहे हैं। बताइए, अब देश में कोई ऐसी संस्था बची ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो इत्यादि हो, कि जेएनपीसी ऐसी देश के दुश्मन, वामपंथी ऐसे देश के दुश्मन का इलाज वो इलाज उनके पास हो। जो कुछ इलाज कर सकती है अपनी अवाम, और अपनी अवाम इतनी भ्रमित है, इन बातों से इतना सरोकारहीन है कि संवेदना ही नहीं आती है। अब जो है जय श्री राम का नारा वो लगा दिया, वो भगवा वाला वो गमछा वो अपने माथे पर कर लिया। फिर देश में कौन कौन दुश्मन है, कौन देश से दुश्मनी कर रहा है, कोई खबर नहीं। ये वामपंथी यानी वो कितने खतरनाक है इस देश के लिए, जेएनपीसी कितने खतरनाक है इस देश के लिए। क्या गद्दारी किया जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने, क्या गद्दारी किया जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने, बिल्कुल खबर नहीं। तो अवाम का इस तरह से जो दृष्टिकोण है, वह भी भारत कितने खतरे में है, उसको बचाने के लिए जो आवश्यकता होनी चाहिए बिल्कुल एब्सेंट है ही नहीं। तो और बीजेपी इन्हीं स्थितियों का वो फायदा उठा रही है कि वो ऐसे लोगों की फौज उसने तैयार की है कि सिर्फ जो है जैसे राम बोलो, हिंदुत्व की बात बोलो, हिंदू एकता की बात बोलो, जो है और देश में कितनी जो है भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, और कितने भयानक रूप में उधर से ध्यान हटा लो। इसलिए कि जब भी देश विरोधी ताकतों की बात की जाएगी तो तुरंत आएगी नहीं जिम्मेदारी इनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं। मोदी जी तो पाल रहे हैं, तो मोदी जी पाल रहे हैं। इस तथ्य को ढकने के लिए इस तरह का एक माहौल बनाया गया बीजेपी वालों के उसके खेमे में या उसके समर्थकों में, कि जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र इत्यादि में पूरा मस्त रहो। लेकिन देश के खिलाफ कितनी वो ताकतें जो है किस भयानक रूप में कितनी वो खतरनाक स्थिति में सक्रिय हैं, इसकी न तो खबर हो न तो संवेदना हो। और मान लीजिए इसके खबर की चर्चा की जाए, लोगों को बताया जाए, तो स्वाभाविक है ना कि इसकी जिम्मेदारी तुरंत जो है वो मोदी जी के ऊपर आएगी। तब मोदी जी भी बेनकाब होंगे कि भाई आखिर ये ताकतें हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कर क्या रहे हैं।
तो कितनी बड़ी साजिश जो है बीजेपी वाले भारत के खिलाफ, जो है बीजेपी वाले भारत के खिलाफ जो है वो, और जो कुछ भी बात है, तो ये मानसिकता वो भरे हुए हैं बीजेपी की जितने भी सुबह से आ रहे हैं, और खास करके वो कट्टरवादी तत्व सिर्फ जो बचा खुचा है वो जो है ये समस्याएं या देश के खिलाफ गद्दारी वगैरह जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, बस यहीं तक। इस तरह की मानसिकता जो है वो फैलाए हुए हैं। देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं जेएनपीसी वाले, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं वामपंथी जो है, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं ये अखिलेश जो है। लेकिन ये बीजेपी वाले जो है, ये बीजेपी के जो सुबह सलार हैं वो निशाना बनाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि जितनी ये दुखद स्थिति जो कि ये स्थिति बीजेपी ने बनाई हुई है, जो मानसिकता हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में पैदा की है, इतनी ही है, इससे भी ज्यादा दुखद स्थिति हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी है। या इसको यूं समझिए कि हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका है, इतिहास में देख लीजिए, हमेशा कुछ अपवादों को छोड़ करके हमेशा जो है जब भी इस मुल्क पर आफत आई है और आज़ादी की लड़ाई है, हमेशा वो उसने साथ दिया है और वो मर मिटा है, चाहे वो अशफाकुल्ला जी हों और भी लोग हों, तमाम इस तरह का इतिहास रहा है। 1857 का भी जो अपनी क्रांति थी, प्रमुख जो है आज़ादी की क्रांति थी, उसमें जो है वो बख्त खान या खान बहादुर खान हैं, बेगम हजरत महल हैं, और जो है वो यहाँ के ये फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला हैं, और नाना साहब जो कि कानपुर के थे, उनके सहायक थे मौलवी अजीमुल्ला खान। तमाम लोग आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति से लेकर के कंधा से कंधा मिला करके वो बलिदान किया हुआ है। तो हमारा ये जो है, देखिए कुछ इंसान जो मिलते हैं, तो जो अभिजात वर्ग है, माने हमारे इस्लाम आस्था वर्ग में अभिजात माने जो अपने को इलाइट कहता है, सम्राट वर्ग है, वही अभिशाप है। जिस प्रकार अभिजात वर्ग हर एक तबके से हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो अभिजात वर्ग है, इलाइट वर्ग है, वह जो देश के लिए अभिशाप बना हुआ है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो अभिजात वर्ग है, जो इलाइट वर्ग है या सम्राट वर्ग है, वो इस देश के लिए अभिशाप वो बना हुआ है। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो अभिजात वर्ग है या जिसको वो अशरफिया कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, वह भी वहीं से जो है माने भारत विरोधी कुछ इस टाइप से सेंटिमेंट वो मिलते हैं वहां से। लेकिन जो पूरा जो तबका है अपने अवाम का, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, वह बिल्कुल शुद्धतः मूल प्रस्त है, भारत प्रस्त है। और इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने भी, और मैंने भी, और मोदी जी ने भी कहा था कि हमारे ये जो तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, इनकी जो मुल्क परस्ती है, देशभक्ति है या भारत परस्ती है, इस पर पूरे मुल्क को नाज है। इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। लेकिन क्या है कि अखिलेश जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग जो है, जो कि भारत के खिलाफ, अब अखिलेश जो है जब भी चुनाव आएगा तो जो है वो पाकिस्तान परस्ती की बात करेंगे, अपने टीएस हसन और जो है सभी को रहमान वर्ग के द्वारा जो है तालिबान का वो समर्थन करवाएंगे। जब भी इनको सत्ता मिल जाएगी तो आतंकवादियों का हमदर्द बन करके उसको जो है वो छुड़वाएंगे। तो सारी जो समस्याएं हैं, आतंकवादियों का हमदर्द होना,
पाकिस्तान परस्त होना, तालिबान का समर्थन वो कराना, जिहादियों का समर्थन करना, ये सारी जो है फितरत और करेक्टरिस्टिक या चरित्र जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों का, एनपीसी वालों का, आरजेडी वालों का और टीएमसी वालों का है। लेकिन बीजेपी इनको यानी एनपीसी वालों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को पाकिस्तान परस्त, जिहादी, आतंकवादी और गद्दार, ये 4 शब्द हैं, उनको ये बीजेपी वाले नहीं कहते हैं। वो जब भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के प्रवक्ताओं को देखते हैं, उनको कहते हैं। समित पात्रा आता है ना इस पर बहस करने के लिए, उसके चरित्र को आप पहचानिए। वो जीएनपीसी के प्रवक्ताओं के द्वारा तो वो झकड़िया जाता है। जीएनपीसी के प्रवक्ता जो है वो समित पात्रा जैसे लोगों को भीगी बिली बनाते हैं। कौन जीएनपीसी? जो कि वो इस देश का गद्दार भी है, पाकिस्तान परस्त भी है, जिहादी भी है और आतंकवादियों का समर्थक भी है, हमदर्द भी। ये चारों देश विरोधी फितरत वो जीएनपीसी की है। उस प्रकार वामपंथियों के, तो वामपंथी जो है वो प्रवक्ताओं से, जीएनपीसी के प्रवक्ताओं से ये जो है ये हमेशा जो है ये उनके सामने ये जो है भीगी बिली बने रहते हैं। और जहां जब भी ये समित पात्रा जैसे लोग हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों को देखते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं ये जिहादी है, तो ये आतंकवादी है, तो पाकिस्तान परस्त है, तो ये गद्दार। ये गद्दारी जो है बीजेपी वालों की। लेकिन उससे भी जो बड़ा दुखड़ा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, उसको भी जरा समझिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो मानसिकता जो काम करती है, वह आरएसएस और बीजेपी के विरोध में इतना उन्होंने अपना पूरा दिमाग की ऊर्जा बिल्कुल खाली कर दी है कि वो जो है एनपीसी को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं। उनकी पहली पसंद होती है एनपीसी, बात करिए। उनकी पहली पसंद होती है वामपंथी, उनकी पहली पसंद होती है समाजवादी पार्टी, उनकी पहली पसंद होती है टीएमसी, उनकी पहली पसंद होती है आरजेडी। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन खुद जो है मुल्क परस्त हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कलंक है कि इन्हीं देश विरोधी ताकतों में उनका जो मानसिक जो मन बसता है, इससे बहुत खतरा है। इसलिए भारतीय जनता दल ने ये बराबर निवेदन किया है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कि आप अपनी परंपरा को याद करिए। उस परंपरा का आपकी परंपरा रही है मुल्क परस्ती का, उसको याद करके ये जीएनपीसी से, टीएमसी से, आरजेडी से और समाजवादियों से अपने हर एक जो है, चाहे वो समर्थक हो, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, तुरंत उसको बाहर करिए। वरना आपकी जो परंपरा है मुल्क परस्ती का और देश के लिए शहादत और कुर्बानी का, इस पर जो है काफी वो डेंट वो लगा रहा है। और भारतीय आवाम ताकत दल को भी जो है भारतीय एकता स्थापित करने में दिक्कत हो रही है। और उससे भी बड़ी बात, ये बीजेपी जो देश विरोधी हरकतों में लगी हुई है, जो कभी बताया, उसको बेनकाब करने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से यह नम्र निवेदन करता है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कोई भी शख्स
कोई भी समर्थक, कोई भी नेता, छोटा या बड़ा, इन जो देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, इनमें से तुरंत जो है बाहर निकलें और बाहर निकालें, वरना जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। जो है यानी उन समस्याओं का वर्णन तो किया गया, आगे भी विस्तार से किया जाए। भारतीय एकता इस देश जो है इस देश की सख्त आवश्यकता है, सख्त जरूरत है। उसको स्थापित करने में ये सब कारक जो है वो बाधा है। अभी फिलहाल आज जो है अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। भारतीय जनता दल का निवेदन है अपने सभी भारतीय भाई बहनों से, भारतीयता के आधार पर एक होकर के और इन देश विरोधी ताकतों का इलाज करने के लिए नोटा 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 मत भूलिए और इनका इलाज करिए। और एक माकूल जवाब जो है वो चुनाव आयोग को भी जाएगा। तो नोटा के उद्देश्य को सार्थक बनाइए और उस कमिटमेंट और उस कटिबद्धता और प्रतिबद्धता को हकीकत में लाइए कि नोटा के द्वारा इन सबके इलाज की शुरुआत करनी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।